तकनीक्स का भी इस्तेमाल करते हैं और नित्य नए अनुप्रयोग इसमें शामिल हैं। तो साइंस का भी कुछ अंश मैंने सीखने की कोशिश करी और नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उससे मैं अवगत हूँ। तो मैं भी इसको सीख रहा हूँ, बाकी पूर्णतः निपुण मैं भी साइंस में नहीं हूँ। अच्छा, नई नई टेक्नोलॉजी से आप अवगत हैं। जी सर। तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है? सर फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन को कहते हैं, जो जो हिंदी हो गया उसका। जी सर। जो जीवों के जो अश्म जो पाए जाते हैं जमीन के अंदर, जैसे कि लकड़ी बहुत सालों बाद कोयला बन जाती है, इस प्रकार के बहुत सारे जो तत्व है इनसे जो हमें ईंधन प्राप्त होता है, इनको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी? इसके अलावा रिन्यूएबल सोर्सेज है, जैसे कि सन है, वाटर है, इनसे भी हमें एनर्जी मिलती है। इनको रिन्यूएबल क्यों कहते हैं? इन्हें रिन्यूएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए इनको रिन्यूएबल कहते हैं। पानी कभी खत्म नहीं होगा? सर पानी चूंकि पृथ्वी पर 70% से अधिक पानी है। ऊर्जा बनाने में वो पानी काम आता है जो 70% से अधिक है? नहीं सर, ऊर्जा बनाने में वो पानी काम नहीं आता, परंतु जो 70% से अधिक पानी है, वो जिसमें समुद्र का पानी है, उसमें भी हमें बहुत सारे ईंधन पाए जाते हैं, जैसे कि अब तटीय क्षेत्रों में पेट्रोल मिलता है। वो तो जीवाश्म ईंधन हुआ है। जी सर बिल्कुल। तो फिर रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ हुई पानी? सर चूंकि नदियां जो निरंतर बहती है उस पर बांध बनाए जाते हैं सर, और ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं उनसे पानी की हमें निरंतर प्राप्ति होती रहती है, वर्षा जल से। आप चाहेंगे ग्लेशियर पिघलते हैं? सर वैसे ग्लेशियर पिघलना जलवायु परिवर्तन का ही हिस्सा है, परंतु वर्तमान के अंदर चूंकि शुभ संकेत है? नहीं सर, संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, इस चक्कर में ग्लेशियर पिघलने की मात्रा बढ़ रही है। अच्छा ठीक है, चलिए चलो लास्ट एक बात बताइए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में फॉसिल फ्यूल के स्थान पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है। जी सर। ठीक है, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या हम इतना ज़्यादा एनर्जी सफिशिएंट हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो मेजर कंजम्पशन अब तक हम मानते थे डोमेस्टिक सेक्टर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। जी सर। ऑटोमोबाइल को एक नोड ही नहीं मानते थे। तो आपको लगता है कहीं पे आपने कॉमर्स में ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा तो बताएं, या आपको पता हो? ब्रेक इवन पॉइंट मैंने पढ़ा है। तो आपको लगता है ये ब्रेक इवन पॉइंट एनर्जी रिक्वायरमेंट और अवेलेबल एनर्जी में आने वाला है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के पीछे जिस तरह से ऑटोमोबाइल कंपनीज पढ़ रही हैं, तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, या हमारे पास एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगातार बढ़ती रहेगी और ऑटोमोबाइल सेक्टर को हम केटर कर पाएंगे? सर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो अभी इलेक्ट्रिक की ओर बढ़ रहा है, इससे सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि बाकी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो पहले फ्यूल बेस्ड थे, जिनसे पर्यावरण बहुत प्रदूषित होता था, और अभी चूंकि ये इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं जिससे प्रदूषण से निजात मिलेगी, और भविष्य में हम जो अरब कंट्रीज पर डिपेंड थे उस पर भी हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज अभी हमारे पास बहुत कम है, कोयले की खपत ज्यादा हो रही है, जिससे मुख्य हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर सरकार का 2030 तक पहुंचने का लक्ष्य है, लेकिन हम धीरे धीरे सर इसमें प्रगति कर रहे हैं। प्रदूषण कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में जो प्रदूषण होता है? सर अभी कुछ रिपोर्ट्स में तो सामने आया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी से जो हम बना रहे हैं उसके अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़े से खर्चीले भी साबित हो रहे हैं, और इनको बनाने में बहुत सारे रेडिएशंस भी निकलते हैं, तो थोड़ा बहुत हमको इसमें सावधानी बरतनी है। आपने नेट का एग्जाम दिया है? जी सर। राजनीति विज्ञान से वेबर की राजनीति विज्ञान को लेकर के क्या थ्योरी है? सर मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का वेबेरियन मॉडल दिया है। इसके अंदर राजनीति को जो चलाने के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जिसको आइडियल वेबेरियन मॉडल कहते हैं। उसके अंदर कार्य का विभाजन और विकेंद्रीकरण, नियम सिद्धांत इत्यादि उसमें शामिल है। क्या वर्तमान स्थिति में ये सिद्धांत लागू हो रहा है? सर यह सिद्धांत पूर्ण रूप से तो लागू नहीं हो पाया है, लेकिन कैसे नहीं हो पाया? सर इसकी एक आदर्श वेबेरियन मॉडल भी लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि
जो ब्यूरोक्रेसी है या एडमिनिस्ट्रेटर है वो किसी ना किसी रूप में ना पॉलिटिशियन से उसमें लिप्त रहते हैं, उनका प्रभाव रहता है उन पर, जबकि वेबेरिन चाहता था कि इनमें तटस्थता ये रहे। कहाँ पढ़ा आपने वो लिप्त रहते हैं? सर पढ़ा नहीं, ऐसा अनुभवों से सामने आया है, कुछ रिपोर्ट ऐसे सर है। उदाहरण? सर जैसे कि चूंकि जो प्रशासक है उसको सरकार की ही नीतियों को लागू करना होता है, तो सरकार की नीतियों को लागू करने में उसका सरकार से एंगेजमेंट हो जाता है, और सरकार की वर्तमान में जो उसमें नुकसान क्या है? एंगेजमेंट हो जाता है नीतियों में, जो काम करता है तो प्रशासनिक अधिकारी का एंगेजमेंट अगर उसमें होता है तभी वो इम्प्लीमेंट हो पाएगी। जी सर बिल्कुल तो सर। इसमें गलत क्या है? सर बिल्कुल गलत भी नहीं है, परंतु जो राजनीतिक जो दल है या जो सरकार है वो किसी ना किसी राजनीतिक स्वार्थ से वहां पर है। वही मैं पूछ रहा हूँ, ये स्वार्थ कहाँ लिखा है, आपने कहाँ पढ़ा है और क्या उदाहरण है इसके? सर जैसे कि कुछ सरकारें ऐसी हैं जो अपनी विचारधारा की घोषणाएं करती है, उनको लागू करती है। अभी जो सरकार है उनकी घोषणाओं को आप किस तरह देखेंगे? सर अभी वर्तमान में जो राजस्थान सरकार है वो जन कल्याणकारी योजना लागू कर रही है, परंतु इन योजनाओं के अंदर वह इसको यूनिवर्सल कर चुकी है। जैसे कि कुछ योजनाएं हैं वो जो लक्षित जो समुदाय है वहां तक होनी चाहिए, परंतु उसको यूनिवर्सल कर दिया गया है। इससे क्या है सर, जो संसाधन है उनका दोहन ज्यादा हो रहा है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की योजना है, ये अच्छी नहीं है? सर अच्छी योजना है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा फिल्टर होना चाहिए, इसको यूनिवर्सल नहीं करना चाहिए। अच्छा, यूसीसी गवर्नमेंट लेके आ रही है हाँ जी सर। केंद्र सरकार, इसे भारत के संविधान में कहाँ बताया गया है और क्यों संविधान में उसे वह स्थान दिया गया स्वतंत्रता के समय जी सर। या संविधान निर्माण के समय? जी सर। सर यूसीसी जो है वो संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है। जब संविधान सभा में यूसीसी को लाने की बात चली थी तो बहुत सारे जो उसके अंदर अलग अलग विचारधारा के लोग थे तो वो इस पर सहमत नहीं हुए थे। इस कारण इसको नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया, ताकि जब समय आएगा तो सरकार इसको लागू करेगी। अच्छा, और अभी समय आ गया? जी सर, जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है, विभिन्न प्रकार का विज्ञान और तकनीकी और शिक्षा से हम आगे पहुंचे हैं, तो कुछ जो धार्मिक तत्व है जो कि वर्तमान से मेल नहीं खाते, तो उनको हटाना और एक यूनिवर्सिटी लाना, इसके लिए सर अभी ऐसा लगता है कि समय आ गया है यूसीसी का। जैसे आपने अभी कहा, राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं जी सर, वो उन तक नहीं पहुंच रही जिन तक पहुंचना चाहिए, या उसका सार्वजनिकरण कर दी। जी सर। तो ये केंद्र सरकार की यूसीसी की योजना ठीक है अभी लाना? सर यूसीसी की योजना अभी लाना ठीक है, परंतु इसके अंदर भी थोड़ी सावधानी की जरूरत है। जैसे कि कुछ आदिवासी समुदाय जो है उनके कुछ संस्कृति का संरक्षण करने के नाते उसमें कुछ ऐसी प्रथाएं चलती है, तो उनको ध्यान में रखते हुए ही सरकार को यूसीसी को लाना चाहिए, इसमें विमर्श को अपनाना चाहिए। सरकार ने अभी सुझाव मांगे हैं? जी सर। यूसीसी कितने सुझाव अभी तक दे चुकी है भारत की जनता? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं पता। तो ये सुझाव आपने दिया है जो अभी आपने हमें दिया? नहीं सर, अब मैं नहीं दे पाया। नहीं दे पाया, पर आप इस पे एक स्ट्रॉन्ग व्यू रखते हैं। जी सर। परंतु आपने सुझाव नहीं दिया। जी सर। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों होना चाहिए? हर आदमी की अपनी मान्यताएं हैं, आस्थाएं हैं, और वो मतलब सहस्त्रों वर्ष पुरानी है। तो भारत का कानून है, लेकिन सिविल कोड के अंदर ऐसा नियंत्रण क्या जरूरी है? व्यक्ति चल रहा है अपने हिसाब से, उनका एक समुदाय है, उसमें कहाँ इस दखल की जरूरत है? सर जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे जो लोगों की जो प्रथाएं हैं वो बिल्कुल बहुत सालों से चलती आ रही है, वो उसको संरक्षण भी देते हैं, परंतु इन प्रथाओं के चक्कर में यदि कोई महिला है या फिर कोई और भी लोग हैं, यदि उनका नुकसान होता है तो सरकार इसमें हस्तक्षेप करके इसको जो अतार्किक जो इसमें तत्व है उनको हटा सकती है। और ऐसा संविधान में भी लिखा हुआ है, आर्टिकल 39A और B में ऐसा लिखा है कि सरकार प्रयास करेगी कि महिला और बच्चों से संबंधित संरक्षण के कानून लागू। आपने बताया क्रिकेट आपकी हॉबी है। जी सर। खेलते हैं आप? जी सर। गली कहाँ पे होती है? सर जो गली वाला एरिया है वो पॉइंट और स्लिप के बीच में होता है।
और एक वर्ड होता है वाइट गली, वाइट गली का क्या मतलब होता है? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी अभी नहीं है। तो फिर ये कैसे, वो पूछेंगे तो सही है। अगर आपको फील्डिंग की लोकेशंस नहीं पता है तो फिर तो आपको ये तो आपके लिए खतरे की घंटी है। हाँ, तो आप बिल्कुल सर, मुझे बेटर फिर आप जानकारी होनी चाहिए। नहीं, फिर आप बेटर ना कहें मेरी क्रिकेट खेले में हॉबी। जी सर, मैं सुधार करूंगा सर इसमें। ठीक है। अच्छा, अपने राष्ट्रीय अवकाश मतलब राष्ट्रीय अवकाश कौन कौन से हैं? सर राष्ट्रीय अवकाश 4 है। कौन कौन से? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती। सॉरी सर, मैं एक अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। है नहीं, 3 ही है, अब याद रखें। ठीक है। अभी सबसे निकटतम राष्ट्रीय दिवस कौन सा आने वाला है? अभी सर स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। स्वतंत्रता दिवस क्या तारीख है? सर 15 अगस्त। ये 15 अगस्त कुछ और देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है क्या? जी सर, एक देश का और है, लेकिन मुझे अभी वो नाम क्लिक नहीं हो पा रहा। नहीं, एक से ज़्यादा देश होंगे, तो आप कोई एक आध नाम तो बताओ। सॉरी सर, अभी याद नहीं है। ठीक है। वैसे आपको बता दूं 5 देश हो रहे हैं ना। और ये भारत की करेंसी मुद्रा क्या नाम से चलती है? सर इंडियन रुपी। इंडिया। ये रुपी या रुपया और कितने देशों की करेंसी है? सर भारत के अलावा नेपाल में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इत्यादि देशों में रुपया और भी ये 4 हुए, और इसका और भी कोई देश है क्या? सॉरी सर, अभी मुझे यही ध्यान है। मॉरिशस है, मलेशिया में रुपये को रुपया बोलते हैं, और मालदीव में रुफिया बोलते हैं, RUFFI रुपया। थैंक यू ये सर। कई देशों में चलती है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। और एक कहावत है, चूड़ावत मांगी सैनानी, सिर काट दियो है छत्रानी। क्या मतलब है इसका? सर ये जो कहावत है, सर तत्कालीन जो मेवाड़ साम्राज्य था उसके अंदर राज सिंह के समय जब उनको युद्ध लड़ना था औरंगजेब से, तब जो उनके जो सैनिक थे जिनकी नई नई शादी हुई थी, तो उनकी जब शादी हुई थी तो वो युद्ध में सैनिक कौन थे? सॉरी सर, मुझे उनका नाम याद नहीं है अभी। कहाँ के थे? सर वो सलुम्बर के थे। तो ये बात पूरी बात है, सलूम्बर के सरदार थे, उनको आदेश हुआ कि आप युद्ध के लिए प्रस्थान। जी सर। फिर तो सर उनको वहां जाने से पहले उनको अपनी पत्नी की निशानी के रूप में कुछ चाहिए था, तो उनकी पत्नी ने अपना सिर काट कर उनको दे दिया था कि तुम यदि मेरे ही भ्रम में रहोगे तो फिर युद्ध नहीं लड़ पाओगे। इस कारण से उन्होंने शीश काट कर दिया था। तो ये कथा वहां से, कहावत वहां से फेमस हुई। वंश भास्कर किसने लिखी है? सर वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की रचना है। इसके अंदर सर जो योद्धा है, एक बच्चे को कैसा होना चाहिए और एक माँ को कैसा होना चाहिए देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति, इस प्रकार की बातें बताई गई। तो भारत का इतिहास ही है, माता पिता का कोई वहाँ का लेन देन नहीं है। अच्छा, ये एक पर्टिकुलर भाग को राजस्थान को हाड़ौती कहते हैं, क्यों कहते हैं? सर राजस्थान के जो कोटा संभाग है उसको हाड़ौती कहते हैं। वहां पर हाड़ा वंश का शासन रहा था, इसके नाम से उसको हाड़ौती कहा जाता है। नहीं, झालावाड़ तो झाला वंश का शासन रहा था। जी सर। फिर सॉरी सर, मुझे हाड़ा वंश का ही ध्यान है। हाँ, हाड़ा वंश का ही है, झालावाड़ हाड़ौती का पार्ट नहीं है। ठीक है सर। कोटा बारामुंदी यही झालाओं का, जहाँ हाड़ाओं का शासन था वो हाड़ौती कहलाती है। अच्छा, ये अभी राजस्थान सरकार कुछ नए जिले बना रही है, जी सर। तो ये सरकार इतने जिले एक साथ क्यों बनाए? सर एक साथ बनाने के पीछे सर कारण इसका ये है कि जो नए जिलों की डिमांड है वो बहुत वर्षों से चल रही थी। इसके लिए सरकार ने कमेटी बनाई थी, राम रुबाया कमेटी। तो सर उन सभी डिमांडों को एक साथ इकट्ठा करके सरकार ने इसकी घोषणा करी है। क्या मतलब सिर्फ ये, मतलब जो जिले बनाए गए अब केवल प्रशासनिक दृष्टि से बनाए जा रहे हैं, या कोई इसमें कोई और दृष्टिकोण भी है? सर जिस प्रकार सरकार ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसके अंदर प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से ही ये जिले बनाए गए हैं। ठीक बात है, हमने सरकार की बुराई नहीं कर रही है। जी सर। सरकार के लिए ये नहीं कहना है कि राज्य बनाए गए। एक बात मैं पूछना चाहता था कि राज्य बनाने की
या राज्यों का पुनर्गठन करने की या राज्यों का विभाजन करने की शक्तियाँ केंद्र के पास है, जी सर। और जिले किसी भी राज्य में बनाने हो तो राज्य के पास है। जी सर। इस संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात आती है, सर और राज्य, ऐसा क्यों रखा गया संविधान में? जी सर। सर राज्य बनाने की शक्ति जो केंद्र सरकार के पास है, यह संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 में वर्णित है, जबकि जिले बनाने की जो शक्ति है सर, इसका संविधान में कहीं वर्णन नहीं है। और राज्य बनाने के लिए प्रोविजन केंद्र सरकार को इसलिए दिया गया ताकि भारत का एक एकीकरण बना रहे, अखंडता प्रभावित न हो इसलिए। संघीय गणराज्य क्या होता है? सर संघीय गणराज्य एक संघ, भारत जो एक संघ है, उसके विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर जो एक राज्य बनता है, तो उसके जो भाग है सर, वो संघीय गणराज्य कहलाते हैं। प्रियम्बल हिंदी में बोलोगे इंग्लिश में? सर हिंदी में बोल सकता हूँ। बोलो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने एवं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने एवं इससे भी बढ़कर व्यक्ति की गरिमा और सॉरी सर फ्लो दूर गया। इसको देखो यार, ऐसा है, चलो अच्छा रिव्यू बाद में करें। सर आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा सिर काट दिया कि तुम मेरे भ्रम में रहोगे। वहाँ वो भ्रम के लिए सिर काटा था या मोह की वजह से सिर काटा था? सर मोह की वजह से। तो आपने भ्रम क्यों बोला? सॉरी सर, वो बातचीत में मेरे से निकल गया। तो ऐसे आपने धीरे-धीरे चक्कर बनता है। सर वो रिव्यू बाद में कर लेंगे, अभी तो आप सुन तो जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। राजस्व और वित्त में अंतर क्या है? सर जो राजस्व सरकार की जो आमदनी है उसको सर राजस्व कहते हैं, जबकि वित्त जो है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, उसके अंदर राजस्व भी शामिल होता है और अन्य प्रकार की जो सरकार की इनकम है जो पहले से है या फिर सरकार इनको बढ़ाना चाहती है, चाहे रिजर्व रखना चाहती है, वो वित्त के अंतर्गत आता है। जैसे राजस्व में क्या क्या आता है? सर राजस्व के अंदर टैक्स आता है, सरकार ब्याज लेती है, पेनल्टी लेती है, ये सब राजस्व के अंदर आता है। और सरकार का जो पैसा कहीं वेस्ट किया हुआ पड़ा है, उससे जो ब्याज आ रहा है वो कहाँ? सर वो भी सर राजस्व के अंतर्गत राजस्व प्राप्ति में आएगा। जी सर। सरकार ने किसी पे पेनल्टी लगाई है, जी सर, वो भी सर राजस्व के अंतर्गत है। पुलिस ने किसी का चालान काटा है, सर राजस्व के अंतर्गत। वो भी राजस्व में। जी सर। काम करते हुए कर्मचारी गिर गया, उसको कुछ देना पड़ा, तो वो कहाँ से देगी सरकार? सर वो सरकार अपने वित्त में से देगी। वित्त में से देगी या जो सरकार के पास इनकम आ रही है उसमें से देगी? सर वो रिजर्व जो सरकार के पास पैसा है उसमें से देगी। रिजर्व में से। जी सर। और वित्त क्या है? सर वित्त सरकार के पास धन का जो भी माध्यम है, जितना भी धन है उसको सर वित्त कहते हैं, और वो धन लिक्विडिटी भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है। तो सरकार ने फिर ये दो अलग अलग क्यों बना रखे हैं? जो सरकार के पास राजस्व आ रहा है उसी में से खर्च करे ना। फिर पंचवर्षीय योजना क्यों? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, आज बात में। एमकॉम में आपका एक सब्जेक्ट क्या था? सर ईएफएम था मेरे पास। क्या होता है ये? ईएफएम सर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके। अच्छा, कैश बुक से तो अवगत हो गया। जी सर। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? सर कॉन्ट्रा एंट्री इस प्रकार की एंट्री होती है जिसमें बैंक और इनकम कैश दोनों प्रभावित होते हैं, तो इसको अकाउंटेंसी के अंदर दो पक्षों को ये प्रभावित करता है, इसलिए इसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। और अच्छा कोई परिष्कृत उत्तर देना चाहता है? सॉरी सर, मुझे कॉमर्स छोड़े बहुत टाइम हो गया, मुझे अभी इतना ही ध्यान है। अच्छा चलो, कॉमर्स छोड़े बहुत टाइम हो गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है आपने? जी सर। ये मैं अभी जब गुजरता हूँ स्टैचू सर्किल के सामने से, तो एक ऑफिस है, उस पर लिखा होता है हक एवं लेखा। ठीक है, ठीक है। भारत सरकार हक एवं लेखा, ये हक क्या है और लेखा क्या है? सर हक के बारे में मुझे नहीं पता, बाकी लेखा सरकार के जो अकाउंट्स का जो डिपार्टमेंट उसको लेखा कहते हैं। कॉमर्स से रिलेटेड एक बात आती है, टैक्सेशन पढ़ा है कभी? जी सर। पढ़ा है। सबसे पहले देश में सेल टैक्स था, जी सर। वाणिज्यिक कर विभाग था।
फिर उसके बाद देश में वैट आया, जी सर। वैल्यू एडेड टैक्स, और उसके साथ सर्विस टैक्स आया, जी सर। अल्टीमेटली जीएसटी आ गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी हम लॉ बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं, तो सोच समझ के बनाते हैं, बिल्कुल लीकेज नहीं होगी, अच्छा होगा। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ सेल्स टैक्स से जीएसटी तक का, जी सर। इसकी क्या उपसंहार है? सर हमने क्यों तो सेल्स टैक्स को छोड़ा, क्यों हम वैट लाए और वैट को छोड़ के अब जीएसटी पे आ गए, बिल्कुल। क्यों? हाँ सर, समय के साथ चूंकि परिवर्तन आते रहते हैं, तो जब हमको ऐसा लगा कि वैट जो है वो सर बहुत सारे टैक्स के ऊपर टैक्स लगता रहता है उसमें, तो जो इसके अंदर निर्माता को और जो अंतिम उपभोक्ता है, इन दोनों के लाभों में और उसके मुद्रा में बड़ा अंतर आ जाता है। तो सर इस नाते से इन सबको एकीकरण करते हुए जीएसटी लाया गया है। तो सर मुख्य बात तो सर तकनीक और परिवर्तन ही थी इसके अंदर, समय के साथ चीजें बदलती है, इसलिए सरकार परिवर्तन करती है। सर्विस टैक्स कितना आप सही मानते हैं लेना? भाई इन्होंने मुझसे पूछा जी मेरे को मुकदमा लड़ना है, मैंने इनको सलाह दे दी, हम दोनों के बीच में एक बातचीत हुई, इन्होंने मुझे पैसे दे दिए, मैंने अपना इनको ज्ञान दे दिया। सरकार इसमें से हमसे क्यों झपट रही है बीच में से? सर सरकार चूंकि सर्विस सेक्टर से भी इनकम प्राप्त करती है, और इस नाते से सर ये तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है। बिल्कुल सर। मैं कोई सरकार के किसी संसाधन का दोहन नहीं कर रहा, अपने घर में बैठ के बिजली चला रहा हूँ, बिजली के पैसे दे रहा हूँ, मकान बनाया तो मटेरियल के पैसे दिए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे सर्विस टैक्स लगाना कैसे सही है? सर हम चूंकि जिस राज्य में रहते हैं सर, उस राज्य के प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं, और सरकार का टैक्स से जो कलेक्शन है सर, उससे सरकार बहुत सारी वेलफेयर स्कीम इनकम टैक्स देता हूँ ना, बाजार से समोसा खरीदता हूँ या बाजार से सॉस खरीदता हूँ, देता हूँ सर्विस टैक्स। ये तो बिल्कुल अदृश्य चीज है, कोई अनुभूत तो हो ही नहीं सकती, इंटेंजिबल है, और इनकम टैक्स तो दे ही रहा हूँ ना देश के विकास के लिए। जी सर। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे सर्विस टैक्स लगाना के पीछे रीजन क्या है? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है। ठीक है, चलो एक बताओ, ये पुष्कर गैप किसे कहते हैं? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान के लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं या किस प्रकार से हानिकारक है, कुछ बताओ। सर अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान के लगभग मध्य से गुजरती है, तो मानसूनी पवनें इससे टकराकर पूर्वी क्षेत्र में वर्षा उत्पन्न करती है। इसके अलावा अरावली के अंदर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, और अरावली जो क्षेत्र है वहाँ पर विभिन्न पर्यटन स्थल स्थित है। और अरावली एक नदियों, बहुत सारी नदियां भी वहाँ से उद्गम होती है, जिससे पेयजल आपूर्ति वगैरह होती है। और सर यदि हानि के रूप में देखा जाए तो चूंकि अरावली जो स्लोप है उससे वर्षा जो है केवल पूर्वी साइड में प्राप्त होती है, पश्चिमी साइड में से वर्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। और सर अभी मुझे इतना ही ध्यान है। अरावली शुरू कहाँ होती है और खत्म कहाँ होती है? सर अरावली गुजरात के गिरनार से शुरू होती है और दिल्ली के अंदर खत्म होती है। दिल्ली में कौन सी जगह पे रहती है वो? सर दिल्ली में बड़ा फेमस नाम है वो, मैं आपको कुछ इशारा दे रहा हूँ, वहाँ से देश चलता है। रायसीना हिल्स सर। रायसीना हिल्स। चलो ये बताओ कि राजस्थान में कुछ महापुरुषों को देवता मानते हैं, जिन्हें लोक पूज्य देवता, लोक पूज्य देवता क्यों कहते हैं? सर लोक देवता कहने के पीछे कि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने देवता माना है, उन्होंने लोगों के लिए कुछ कार्य करे। जैसे कुछ देवताओं ने गाय की रक्षा के लिए कुछ काम करा, कुछ ने जाति प्रथा, छुआछूत इत्यादि मिटाए, तो उन्होंने लोगों के बीच रहकर लोगों के लिए काम किया, इसलिए उनको लोक देवता के रूप में पूजते हैं। तो राजस्थान में प्रमुख लोक देवता कौन है? राजस्थान में प्रमुख लोक देवताओं में पंचपीर है, गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी, इस प्रकार के हैं, और अन्य लोक देवता भी है, मांगलिया जी, मेहा जी, इस प्रकार। कॉमर्स छोड़े हुए बहुत दिन हो गए, जी सर। पॉलिटिकल साइंस के टच में हो। जी सर। पुलिस इज ए नेसेसरी इविल, ये किसने कहा? सर मुझे एग्जैक्ट थिंकर याद नहीं है, लेकिन जो
उदारवादी जो थिंकर हुए उन्होंने पुलिस को एक अननेसेसरी ईविल बताया है। उनके अनुसार- अननेसेसरी इविल या नेसेसरी इविल? सॉरी सर, नेसेसरी ईविल बताया है, क्योंकि पुलिस जो है वो उनकी जो स्वतंत्रता है, कार्य करने की स्वतंत्रता है या फिर व्यापार करने की स्वतंत्रता है, उन पर अंकुश लगाती है, उनके ऊपर ज्यादा निगरानी रखती है, इसलिए उन्होंने इसको ईविल बताया। नहीं, उन थिंकर्स ने कभी समाज में कुछ भी ऐसा नहीं पाया सके और उनको वो शक्ति किसी तंत्र से प्राप्त हो। सर क्योंकि जो उदारवादी थिंकर है वो उनका ज्यादा जो पक्ष रहा है वो स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद पर रहा है। कौन था वो थिंकर जिसने कहा पुलिस इज नेसेसरी इविल? नहीं पता। शायद सर मैं गैस कर सकता हूँ। मास्टर्स विल रिमेन मास्टर्स, स्लेव्स विल रिमेन स्लेव्स, है ना? ये किसने कहा? सर मुझे एग्जैक्ट स्वामी स्वामी ही रहेंगे, सेवक सेवक ही रहेंगे। जी सर। सुना होगा ये? सर ये कथन मेरा सुना हुआ है, थिंकर मुझे याद नहीं आता। अच्छा, प्लेटोनिक लव क्या होता है? कहते हैं कि द पर्सन इज इन प्लेटोनिक लव। प्लेटो कौन था? सर प्लेटो वेस्टर्न ग्रीस के थिंकर थे, और ऐसा जो प्लेटो से संबंधित विचार रखते हैं ऐसे थिंकर को प्लेटोनिक क्लब में शामिल करते हैं। प्लेटोनिक क्लब या लव? मैंने पूछा प्लेटोनिक लव। सॉरी सर, प्लेटोनिक क्लब। तो जो प्लेटो से सहमति रखते हैं वो प्लेटोनिक लव है। जो क्लब कह रहे हैं आप बताते हैं जो भी कहना चाह रहे हैं। सर मैं परफेक्ट नहीं पता है मुझे, मैं अंदाजा ही लगा। अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़े आपने? जी सर पढ़े। एक जमाना था हम कहते थे देयर इज ए थॉ इन इंटरनेशनल रिलेशन, THAW। थॉ माने शीतलता, बिल्कुल। उसका तात्पर्य क्या था और वो किस परिप्रेक्ष्य में कही जाती थी बात, और क्या आज थॉ है? थॉ की हिंदी देखो गूगल पर, एक मिनट। दो सुपर पावर्स मानी जाती थी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, कौन थी वो? सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और यूएसएसआर, ये अमेरिका और यूएसएसआर, अच्छा ये दो सुपर पावर मानी जाती है। अच्छा, अब थॉ का मीनिंग जो है वो बेसिकली ये है कि किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा जमाव आ गया है ना, वो पिघलने को तैयार नहीं है। एक शब्द कोई है क्या इसमें? है थॉ का एक शब्द में कोई लिखा है वर्ड? नहीं, एक वर्ड में नहीं है वो। तो आप बता सकते हो कि वो मैंने काफ़ी आपको उत्तर के करीब लाने की प्रयास किया है। हाँ सर मैं कोशिश कर सकता हूँ। बताओ सर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दो जो सुपर पावर थी अमेरिका और यूएसएसआर, तो सर इन दोनों के बीच में डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर थी और दोनों की विचारधारा अलग अलग थी, तो एक प्रकार वैचारिक युद्ध हुआ था। उसको सर शीत युद्ध की संज्ञा दी गई थी उस समय। यूएसएसआर आपने नाम लिया, इसका पूरा मतलब क्या है? सर यूनाइटेड सोवरेन सोशलिस्ट, सॉरी सर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। इसके 15 टुकड़े हुए। जी सर। कोई 5-7 नाम बता सकते हो? जी सर। कौन कौन से? सर बेलारूस, लिथुआनिया, लाटविया, कजाकिस्तान, रूस। ये बहुत सारे स्थान हैं, कजाकिस्तान अकेला नहीं है। हाँ सर। कौन कौन से? मध्य एशिया के जो 5 देश है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, और सर इसके अलावा यूक्रेन भी पहले यूएसएसआर का एक पार्ट था। क्यों लड़ रहा है आपस में? रूस क्या चाहता है यूक्रेन से? सर ये जो है कोल्ड वॉर जब चल रहा था, और जब क्या ये चल रहा था? कोल्ड वॉर, अच्छा, जब ये समाप्त हुआ तो अमेरिका और उसके साथ के जो देश हैं उन्होंने सैन्य गठबंधन बनाया था, नाटो। तो एक संधि हुई थी, उसमें रूस और अमेरिका के बीच संधि हुई थी, उसमें ऐसा नियम था कि अमेरिका जो है वो नाटो को आगे विस्तृत नहीं करेगा, जबकि अभी यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल होना चाहता है। तो इस नाते से अटैक कर दिया, रूस ने उस पर अटैक किया सर। बस। जी सर, मुख्य कारण सर उसका नाटो में शामिल होना। तो अभी वो जो कौन है यूक्रेन का राष्ट्रपति? जेलेंस्की। उसने तो कहा नहीं कि मैं शामिल हो गया नाटो में। अभी तो झंझट बंद करे रूस। अभी क्यों मार रहा है आम जनता को और बच्चों को? नहीं सर, बच्चों को मार रहा है रूस तो। रोज कटे हुए पैर के बच्चों की फोटो आती है,
भाई जेलेंस्की ने कहा ही नहीं कि मैं नाटो में हो गया शामिल, तो होने से पहले ही मार रहा है रूस। सर उन्होंने घोषणा करी थी हम नाटो में शामिल हो रहे हैं और उसकी घोषणा को स्वीकार भी कर लिया गया था। तो इस नाते सर कोई लैंड मास का भी झगड़ा है क्या? जैसे एक सैद्धांतिक बात हुई कि मैं नाटो में शामिल होऊंगा, आप में नहीं होगे, यदि कोई लैंड मास का झगड़ा, भौगोलिक कारण है, भौगोलिक भौगोलिक परिप्रेक्ष्य है जी सर। कि अगर वो यूक्रेन नाटो में चला जाएगा तो कोई रशिया को तकलीफ हो जाएगी, या केवल बस ये है कि मूंछ का बाल है? जी सर, बहुत सारे इसके कारण हैं। जैसे कि यूक्रेन जो है वो यूएसएसआर का एक दूसरा बहुत बड़ा देश है रूस के बाद, और वहां पर रूसी नागरिक भी रहते हैं जो रशियन कल्चर को फॉलो करते हैं। और यूक्रेन यदि नाटो में शामिल होता है तो एक बहुत बड़ा देश अमेरिका के पक्ष में चला जाएगा, और उसकी जो सीमा है वो रूस के बहुत सारे जो सहयोगी देश उनसे भी लगती है। तो ये भौगोलिक और सांस्कृतिक कारण भी है। सांस्कृतिक? हाँ यस सर, उनकी जो रूसी संस्कृति के लोग यूक्रेन में रहते हैं। तो रह रहे हैं ना आराम से? कोई क्या कह रहा था यूक्रेन उनको? मतलब वो रूस वाले आके अपने देश के बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, यूएसए में रह रहे हैं आराम से। अपन क्या यूएसए पे अटैक थोड़ी कर रहे हैं? नहीं सर, बस रूस को केवल अपना सुरक्षा कारणों के चलते उन्होंने अटैक। कोई आर्थिक कारण? सर आर्थिक कारण तो मुझे अभी ध्यान नहीं, लेकिन इस युद्ध के बाद जरूर आर्थिक कारण उत्पन्न हुए हैं। अच्छा, नाटो की फुल फॉर्म? सर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डू वी मीन बाय नॉर्थ अटलांटिक? सर अटलांटिक महासागर के जो उत्तर में जो देश जिसमें यूरोप और अमेरिका आते हैं वो सब इसमें शामिल है। तो तब तो इसकी सीमा यूरोप तक ही थी, जी सर। और रशिया और ये सारे देश तो एशिया का हिस्सा है। बिल्कुल सर। तो फिर ये क्या हो रहा है? नाटो प्रसार कर रहा है अपना? जी सर। सर नाटो अपना विस्तार कर रहा है, और अभी वर्तमान में नाटो प्लस ग्रुप भी बना है, जिसमें नाटो के अलावा और 5 देश है जो कि एशिया के अंदर भी आते हैं। चलो आपने इतिहास भी थोड़ा पढ़ा। जी सर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी? सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पेरिस की ट्रीटी हुई थी। क्या बोलते हैं सर, पेरिस में कौन से स्थान पे हुई थी? सर वर्साई में हुई थी, इसको वर्साई की संधि भी कहते हैं। उस ट्रीटी में राजस्थान का कोई आदमी साइन करने के लिए गया था? सॉरी सर, मुझे ध्यान में नहीं है। राजस्थान का आदमी कोई था। चलो, इजराइल के स्वतंत्रता में भी राजस्थान का कोई योगदान है, और भी प्रधानमंत्री भी उस स्थान पे गए थे, क्या है उसका योगदान? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जो प्रधानमंत्री स्पेशली वहाँ गए थे अभी, जी सर, बिल्कुल सर गए थे, और मुझे वो उसमें वो उस स्थान को जो एक्चुअली उसके जो सारा योगदान है वो राजस्थान का ही है। तो क्या राजस्थान का क्या योगदान है? सर मुझे पता होना चाहिए था, लेकिन अभी मुझे सर ध्यान में नहीं है, मैं इसको देखूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन पे भी कुछ पढ़ा ही होगा? जी सर। कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक कितने अमेंडमेंट हो गए? सर अभी वर्तमान तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है। बड़ा फेमस संशोधन था ये, जिसने एक आर्टिकल को डिफाइन किया कि विधायिका सुप्रीम होगी या न्यायपालिका सुप्रीम होगी। जी सर। कौन सा डिसीजन था, कौन सा अमेंडमेंट था, और कब हुआ, किस हाई कोर्ट में हुआ? जहाँ ये इस बात को शाश्वत कर दिया गया कि इस आर्टिकल के तहत, वो कौन सा आर्टिकल था, कि न्यायपालिका ही संविधान की व्याख्या करेगी, विधायिका नहीं करेगी। सर केशवानंद भारती का एक केस हुआ था 1973 में। ओके। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि विधायिका जो है वो संविधान से बढ़कर नहीं है, मतलब उस संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन उसका पुनर्लेखन नहीं कर सकती, और कम से कम उसका जो मूल ढांचा है उसको तो प्रभावित नहीं कर सकती, और मूल ढांचे की व्याख्या समय समय पर सुप्रीम कोर्ट करती रहेगी। इस जजमेंट के बाद से सर निर्धारित हुआ था कि न्यायपालिका विधायिका से कौन सा वो आर्टिकल है संविधान में जिसमें ये बात आई? क्योंकि 3 तरह से लॉ बनने लगा, एक तो जो विधायिका ने बना दिया, एक जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, और एक जो परंपराओं से बना हुआ है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? 131 है, 121 है, या कोई ऐसा ही कुछ है, मेरे को ऑस्पिशियस सी फिगर है यार, 141 है। सर मुझे ध्यान में नहीं है। अच्छा, एक आप कहते हो भाई संविधान का पुनर्लेखन नहीं कर सकती, तो
तो जब प्रियम्बल में तो हम थे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसमें 2 शब्द कहीं बाद में जोड़े गए थे, पहले 3 ही थे, बाद में 5 हो गए। जी सर। तो पहले तो ये बताएं कि वो कौन से संशोधन में जोड़े गए, और जब ये जोड़े गए तो क्या ये पुनर्लिखन नहीं था? सर ये जो या ये कहें कि जिस दिन बना कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को हमने आत्मसात किया, उस दिन भी ये 5 शब्द थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। इनमें 2 शब्द बाद में जी जुड़े। सर। कौन से 2? सर इसमें पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द, ये 2 शब्द बाद में जोड़े गए थे। तो सर ये 2 शब्द जोड़ने के पीछे सरकार का ये तर्क था कि हम भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है जो किसी भी धर्म से प्रभावित नहीं होता, किसी भी धर्म के संरक्षण के लिए कार्य नहीं करता है। इस नाते से शब्द जोड़े गए थे। और सरकार उस समय ये बताना चाहती थी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, हम समाज को आगे लाकर काम करना चाहते हैं, इस नाते से ही जोड़े गए थे। तो वो जो मौलिक अधिकारों में दे रखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जी सर, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, जब दे रखा है मौलिक अधिकार में, फिर भी प्रियम्बल में घुसेड़ना जरूरी था? सर वो जो मूल अधिकार में जो धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है सर, वो धर्मनिरपेक्षता का अधिकार न होकर धर्म का संरक्षण का अधिकार है, वो व्यक्तिगत अधिकार है। जबकि पंथ निरपेक्ष की व्याख्या राज्य के संदर्भ में की जाती है कि राज्य अपनी कोई भी नीति बनाते समय या फिर किसी भी प्रकार के वितरण के समय किसी भी धर्म को तवज्जो नहीं देगा। राज्य के तत्व क्या है? राज्य किससे बनता है? सर गार्नर के अनुसार राज्य के 4 तत्व हैं, जिसमें भूमि है, जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता है। तो इसमें शाश्वत कौन है? सर इसमें शाश्वत भूमि है और जनसंख्या है। जनसंख्या है। जी सर। और अंतिम लाभार्थी कौन है राज्य का? सर अंतिम लाभार्थी जनसंख्या है। तो फिर ये आपको नहीं लगता कि ये तो इन्होंने रीराइट कर दिया? आज तो अर्थव्यवस्था समाजवादी है क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी जो धन का संकेंद्रण है उसके प्रति राज्य हस्तक्षेप नहीं करता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार उस पर कंट्रोल करती है और उसका ध्यान रखती है कि इसका जो धन का वितरण है या संसाधनों का वितरण है वो समाज के पक्ष में जा रहा है कि नहीं है। मुख्य अंतर हटा दें हम समाजवादी। सर अभी समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत सरकार ने अपना रखी है। एक बार पूंजीवादी कर लेते हैं, जब 50-50 है तो क्यों हम चिपके हुए हैं समाजवादी शब्द से, बावजूद इसके कि अर्थव्यवस्था में सम्मिश्रण भी हो गया है और हम किस ओर अग्रसर हो रहे हैं, समाजवादी व्यवस्था की ओर या पूंजीवादी व्यवस्था की सर ओर? अभी वर्तमान में हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। फिर भी हम चिपके हुए हैं इस शब्द के, क्यों? सर सरकार का जो उद्देश्य है वेलफेयर, उस नाते से सर समाजवादी अर्थव्यवस्था ज्यादा लाभदायक है, इसलिए सरकार उसके साथ साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाना चाहती है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था क्या है? सर अमेरिका की संयुक्त अर्थव्यवस्था राज्य अमेरिका की, बिल्कुल sorry। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है सर। क्या सरकार वहाँ वेलफेयर ऑफ पीपल और देयर सिटीजन नहीं करती? सर सरकार वहाँ वेलफेयर करती है, लेकिन वहाँ पर जो वेलफेयर का जो प्रकृति है, वहाँ के जो लोग हैं वो भारत की तुलना में ज्यादा शिक्षित और ज्यादा समझदार है सर। तो समझदार है। हाँ, अच्छा, मतलब सर उनको कानून की इत्यादि की समझ थोड़ी भारत के लोगों को ज्यादा है इस नाते से। अच्छा, अंतिम 12 मिनट हम आपसे जिस विषय पे आप ये कहोगे मुझसे कुछ भी पूछ लो, मुझे सब आता है। 12 मिनट ही पूछेंगे उस विषय पे, 12 मिनट से ज़्यादा नहीं पूछेंगे। आपको लगता हो जी इस पे पूछ लो आप तो मुझसे। सर ऐसा संपूर्ण ज्ञान तो मुझे किसी का सामान्य ज्ञान जरूर सर मुझे है, जिसमें मैं राजनीति विज्ञान में और राजस्थान की इतिहास में थोड़ा सा है। राजस्थान के इतिहास में। अरे घासरी रोटी ही जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो, जी सर। क्या परिप्रेक्ष्य है इसका? सर इसके अंदर जब महाराणा प्रताप जंगल में संघर्ष कर रहे थे, सेना जुटा रहे थे, धन जुटा रहे थे, उस समय सर उनके जो परिवार की स्थिति का वर्णन किया गया है कि वे रूखी सूखी रोटियां खा रहे थे या इस प्रकार से, तो उसको एक जंगली जानवर लेके भाग जाता है, तो उस स्थिति को दर्शाया गया है इसके अंदर। फिर ये किसने लिखी थी ये बात? सर ये कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी है। अगली लाइन क्या है इसकी? भाई ले गया जंगल में जानवर, वो खा रहे थे रूखी सूखी, भाग गया, दूसरी रूखी सूखी खा लेते, उसके आगे क्या दर्द है इसमें? सर इसके अंदर जो अगली पंक्ति यदि सर महाराणा प्रताप के जो बेटे थे अमर सिंह, वो इसके लिए विलाप करते हैं, लेकिन
महाराणा प्रताप उनको समझाते हैं इस प्रकार से। क्या था वो? नानो सो अमर्यो चीख पड़ो, रणोरो सोयो दूध जाग्यो, हूँ लड़्यो घड़्यो हूँ मर्यो घणो, मेवाड़ी मां बचाओ वर्ण हाँ, मैं पाछ नहीं राखी रण में, बहरिया रोकूं बागवान में। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता आती है, चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में मैं गूंथा जाऊं। कुछ सर लक्ष्मी बाई के ऊपर इन्होंने लिखा है। अच्छा। बाकी सर मुझे वो कविता ध्यान नहीं है। लक्ष्मी भाई की तो कहानी अलग है, ये कविता नहीं है। चलो कोई नहीं। चलो तो राजस्थान के बारे में बताओ जी सर। कि राजस्थान में कोई सदानीरा नदी है क्या? सर राजस्थान में चंबल नदी को सदानीरा नदी कहते ये कोई और भी है क्या? हैं। सर इसके अलावा सर मुझे ध्यान नहीं है। बांसवाड़ा तरफ देखो थोड़ा। माही नदी। जी थैंक यू। राजस्थान के इतिहास में एक बार बुद्ध प्रसन्न हो गए थे बहुत। एक कहावत है, बुद्ध आई लाफिंग। बुद्ध प्रसन्न हुए, जी है सर। ना, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, और वो राजस्थान से जुड़ा हुआ वाक्य है। कहीं कुछ याद आता हो? अटल जी के टाइम का है। नहीं, अटल जी के टाइम का इंदिरा जी का? इंदिरा गांधी के टाइम का है। 74 आपको ये भी बता दिया। सर राजस्थान के अंदर परमाणु परीक्षण किए गए थे जैसलमेर के अंदर। उस प्रोजेक्ट का नाम लाफिंग बुद्धा था। इस नाते सर ये कहावत चली थी। कब हुआ था वो प्रथम परमाणु परीक्षण? सर जो प्रथम परमाणु परीक्षण है वह सॉरी सर मुझे डेट। ये राजस्थान से क्या प्रेम है? कहीं और कर लें, ये यहीं आके क्यों करते हैं? सर राजस्थान परमाणु परीक्षण करना कहीं भी कर लो। बिल्कुल सर। फिर सर वो परमाणु परीक्षण के लिए जो सरफेस चाहिए वो थोड़ा लार्ज चाहिए होता है, और इससे क्या है सर कुछ रेडिएशन वगैरह भी निकलती है, तो इस ताकि इससे आमजन प्रभावित ना हो, इस नाते सर ये राजस्थान में किया गया था। अभी सर मुझे यही ध्यान है। अच्छा, तो पानी में भी तो करते हैं परमाणु परीक्षण। तो भारत अपनी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, कितने माइल्स तक होता है वो? सर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक Yes, sir. जोन EEZ ये सर कितने माइल्स तक होता है? सर 300 नॉटिकल माइल्स होता है सर, जहाँ तक मुझे ध्यान है। श्योर? सॉरी सर आई एम नॉट श्योर। अच्छा, तो पानी में कर लें। ये हमारे राजस्थान में आके क्यों विकिरण छोड़ते हैं ये? जब आप कह रहे हो आम जन को हानि भी होती है, तो हम क्यों नहीं विरोध करते इसका? हम कहते हैं जी इतना सारा लंबा समुद्र तट है, शू शू शू, उसमें कहीं भी कर लो। सर भारत की जो परंपरा रही है वो हर जीव में ईश्वर समझता है, क्योंकि पानी में परीक्षण करने पर जलीय संसाधन प्रभावित होते हैं। अच्छा। इस नाते से सर यहाँ पर भी किया गया था। तो जिन देशों के पास मान लीजिए जलीय सीमा नहीं है, जी तो सर। वो क्या करेंगे? तो उनको तो लैंड पे ही करना है, जी सर है? बिल्कुल सर। तो आप मतलब मछली वगैरह इनको बचाने की वजह से करते हैं अपन लैंड पे। सर एक पक्ष इसका ये भी हो सकता है सर। चलो, एक राजस्थान की जब इतिहास की बात होती है तो 1965 के युद्ध की बात मैं करूँगा। जी सर। वो एक ऐसी बात हुई कि जी नाश्ता यहाँ करेंगे और लंच वहाँ करेंगे। क्या मामला था वो? सर जब 1965 का जो वॉर हुआ था, उसके अंदर जो हमारी सेना थी वो पाकिस्तान के मुझे सर एग्जैक्ट एरिया याद नहीं है, वहां तक वो घुस गई थी। फिर उस समय जयपुर के ब्रिगेडियर भवानी सिंह उसको नेतृत्व कर रहे थे। जी, तो एडिशनल तो सर वो किसी ने ऐसे बड़े रौब से कहा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में वो वाक्य आया कि हम कल सुबह नाश्ता वहाँ करेंगे, लंच वहाँ करेंगे। वो किसने कहा? क्या परिप्रेक्ष्य था उसका? सॉरी सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, राजस्थान से किसी को परमवीर चक्र मिला हो? जी सर, यहाँ मेजर शेफान सिंह को परमवीर चक्र मिला है। किस युद्ध के लिए? सर 1962। कहाँ पोस्टेड थे? सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, सिक्किम के पास मेरे पोस्टेड थे। शाबाश। क्या हुआ 62 की वॉर के बाद? 62 के वॉर के बाद सर भारत को सर थोड़ी हानि हुई थी इस वॉर से। भारत का जो 38,000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो चीन के कब्जे में चला गया था। ओके। जी सर।
देखना, बताना है कौन सा एरिया कब्जे में चला गया, कितना पाकिस्तान ने दबा रखा है, बताना जरा, इस पे मार्क करो। ये क्या है, ये जहाँ पे आप पेन लगा रहे हो, ये कौन सा राज्य है ये? सर ये लद्दाख का क्षेत्र है, हाँ। अक्साई चीन कहते हैं इसको। यहाँ पर लैंड ऑफ कंट्रोल बनाया गया है, इसको वर्तमान में LAC कहा जाता है। और LOC, LAC, मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन, जी सर। ये बहुत सारी लाइनें हैं, ये क्या है ये? चलो, और कौन सा एरिया दबा हुआ है इंडिया का? सर ये वाला जो क्षेत्र है ये बहुत बड़ा दबा दिया यार आप, इतना दबा हुआ है? सर, नहीं, इतना नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अटारी कहाँ पे है इसमें? बैठी अटारी पूछ रहे हैं, अटारी। सर अटारी बॉर्डर पंजाब और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है सर। मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर जैसा ये नक्शा आपको, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट तो नहीं बना हुआ? हाँ सर, लगभग वैसा ही है सर। ठीक है, चलो अभी आपके लिए है सर 4 मिनट और। को ये राजस्थान में प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? सर राजस्थान के जो प्रमुख खनिज है उसके अंदर तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, लोहा इत्यादि सर राजस्थान के प्रमुख खनिज है। और आर्थिक सर्वे में जिप्सम, सेलेनाइट, ग्रेनाइट इसको राजस्थान का प्रमुख खनिज बताया गया है। एक जिसमें व्यक्ति कुछ मेरा अपनी नियर मोनोपोली है या कंप्लीट मोनोपोली है, और कुछ इन मिनरल्स ऐसे हैं जो मतलब फाइनेंशियली बहुत कम होते तो कम है, लेकिन मतलब फाइनेंशियल ज़्यादा बेनिफिट है, वैसे कुछ मिनरल्स। सर मोनोपोली कौन से है आपका? सर जिसमें आप मोनोपोली मिनरल्स बता रहे हो या अयस्क बता रहे हो? अयस्क बता रहे हो या मिनरल्स बता रहे हो? तांबा, तो तांबा तो अयस्क के रूप में प्राप्त होता है, शोधन करके तांबा निकलता है ना? सर पूछ रहे हैं मिनरल्स। सर जो राजस्थान में मोनोपोली वाले मिनरल है उसके अंदर सर जिप्सम है और कुछ अधात्विक खनिज भी उसमें है, जैसे कि तांबड़ा है, गार्नेट है और पन्ना है सर। अभ्रक हुआ करता था पहले, कभी आजकल बंद हो गया निकलना राजस्थान में। सर अभ्रक पहले राजस्थान में हुआ करता था भीलवाड़ा के अंदर, अब निकलना नहीं, बंद हो गया क्या? सर निकलता है अभ्रक, लेकिन अभ्रक निकालने पर सर उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, उसको मतलब जो फाइनेंशियल थोड़ा लॉस होता है सर उससे, उसको इसीलिए बीमार भी धातु कहा जाता है, तो उसका उत्पादन सरकार कम ही करती है। और कुछ जैसे मतलब निकलता तो कम है लेकिन वैल्यू बहुत ज्यादा है, ऐसा कोई मिनरल भी राजस्थान में है क्या? सर अभी रिसेंटली फाउंड मिनरल है जी सर। सर लिथियम और यूरेनियम भी राजस्थान में है, उसकी वैल्यू तो उसका भी डिटेक्शन, वो एक्सट्रैक्शन तो हुआ नहीं, कल सर्वे हुआ है जी सर। कोई और है जिसका सर्वे, जिसका आपको दोहन भी कर रहे हो और अच्छी इनकम भी प्राप्त हो रही है आपको? सर अरे भाई लिक्विड पेट्रोलियम यार, पेट्रोलियम से क्रूड ऑयल सर, वैल्यू ज्यादा है। और क्या नाम है उस तेल शोधन संयंत्र का जो सर एक्शन चल रहे हैं 10 मिनट में? रिफाइनरी जो राजस्थान में अभी प्रस्तावित है उनसे बनी नहीं है, पंचपदरा 2 रिफाइनरी मिनट सर। 2 मिनट 55। जी सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर आपको सब इनके थोड़े 10 मिनट बता दो सारे कमियां बता दो। आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है?